गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा आगे का पार्ट। उससे पहले हमने अपना चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था। अगर आप ये वीडियो रैंडमली देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंगेज़ खान का जीवन वृत्त। तो चंगेज़ खान का जीवन कैसा था, मतलब उनकी लाइफ साइकिल क्या थी। तो उनका जन्म 1162 यानी कि 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन था। इनके पिता का नाम यसुजेई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। यह परिवारों का एक समूह था और बोर्जिगिद कुल से संबंधित थे। उनके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई और उनकी माता ओलुन ईके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 का दशक विप्यारियों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण करके उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया तथा तेमुजिन का अपहरण करने के बाद उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, जिसके कारण उसे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा, जैसे कि नवयुवक बोघू रचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई कौन था? उसका नाम था जमुका और उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने कौराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरील उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ये लोग इधर चले आए थे तथा पिता के भाइयों और उनके घर वालों से रिलेशन और बातचीत थोड़ी सी कम हो गई थी। जैसे अब कैसे लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहने लगे हैं धीरे धीरे, तो घर में सिर्फ 4 ही 5 लोग होते हैं। हम चाचा वाचा से कहाँ ही उतनी बातें कर पाते हैं, मिल ही नहीं पाते हैं, अपनी लाइफ में ही सारे लोग बिजी हो जाते हैं। तो इन्होंने उन रिश्तों की पुनर्स्थापना की। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन ने काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और अन्य काबिलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा तथा अपने पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा, 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक के रूप में पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। 1206 में कुरीलताई से मान्यता मिलने के बाद पूर्व चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया, जिसके कारण उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई थी। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, अगर हम उनके एक्सपर्ट्स को ले लेंगे तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये काम भी अच्छे से हो ही जाएगा। जैसे अगर आपके घर में खाना बनाने का विषय हो और कोई खाना बनाना हो, मान लीजिए खीर बनानी हो, तो आप अपनी मम्मी को ही चूज़ करेंगे क्योंकि उनसे अच्छी तो कोई बना ही नहीं सकता ये खाना, तो आप उन्हें ही चूज़ करेंगे ताकि आपकी जीत हो ही जाए, एकदम कन्फर्म ही हो। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने ऐसी लोगों को चयन किया, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया अपने सेना में जिन पर इन्हें पूर्ण विश्वास था कि हाँ ये लोग जिता ही देंगे। तथा उसके बाद सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय थी। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। उस समय 3 राज्यों में चीन विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सियासी लोग और जरचेन लोगों के चीन राजवंश, जो पोकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और शुंग राजवंश, जिसके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सिया लोग परास्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया तथा 1215 में पोकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज़ खान अपने अभियानों और इसीलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया।
जब हम किसी बिज़नेस को लेके बहुत स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ये कार्य जिसे हमने चुना है, जो अपॉइंटेड हैं, वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हम भी सोचते हैं ना कि हाँ अब हमने बहुत साल काम किया है, अब हम थोड़ा देर रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। 1218 में कराखिता की पराजय के बाद चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिये शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी। मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारज़म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों ओरटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया था उनका विध्वंस कर दिया गया तथा निशापुर में डेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि नगर का इस तरह से विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल संहार हो, मतलब संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। इसका मतलब था कि इस तरीके से वहाँ मतलब वहाँ के पुराने लोग बचे ही ना, एक भी लोग वहाँ पे न बचे, ताकि आप जहाँ चाहें वहाँ पे हल को चला सकें। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन करते हैं। चंगेज़ खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत हैं कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उस पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। यानी ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे, जो इनकी बातें नहीं मानता था उस पर मतलब बहुत ही ईगो को इनके हर्ट कर जाता था और फिर ये उससे मौत के घाट उतार देते थे। इम्पॉर्टेंट बताइए, जैसे 1100 इमोजीन का जन्म, तो 60 और 70 के दशक दास्तां और संघर्ष के वर्ष, 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल, 1203 और 27 के बीच अगर देखा जाए विस्तार और विजय, 1206 तेमुजीन को चंगेज़ खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया। 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है। 1227 से 41 में उनके पुत्र ओगोदेई का शासनकाल चलता है और 27 से 60 में 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना होती है। फिर 36 से 42 के बीच बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण होता है। बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। ठीक है, उनके 2 पुत्र थे, अगदेई और जोची। तो जोची के पुत्र जो थे उन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था। 1246 से 39 में ओगोदेई के पुत्र गुयूक का काल चला और 51 से 60 में मोगो चंगेज़ खान के पौत्र और तुलू के पुत्र का काल चला। मोगो के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण और 57 से 67 के बीच में बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल चला। सुनहरा गिरोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना, ये सारी घटनाएं इसमें घटित हुई। ये एक फ्लो चार्ट के रूप में है, आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण था जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई और दूसरा था जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया आदि पे विजय प्राप्त कर ली गई। 1203 के बाद दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, तो फिर लड़ाई जैसा कुछ उतना बच नहीं गया था। आगे चलते हैं। सामाजिक राजनैतिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेनाएं बनती थीं। मतलब इन यहाँ लोगों को हथियारों से बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लैस किया जाता था ताकि यदि युद्ध की आवश्यकता हो तो ये लोग तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे सदैव। ठीक है, आगे चलते हैं। आप मैप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य कहाँ कहाँ तक उन्होंने कब्जा किया। फिर 1229 के पश्चात मंगोल अभियान रेशम मार्ग की दिशा कितनी रही। काराकोरम से महान साम्राज्य गोजियों एक जगह थी, वहाँ तक रहती है। इसके बाद काराकोरम से मॉस्को तक भी जाती है, यूरोप
के थोड़ा पहले तक भी जाती है, फिर हीरत से बगदाद तक भी जाती है, दमिश्क और भूमध्य सागर से होते हुए गुजरती है।